हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिबिल सॉल्व। हाइड्रोलॉजी के प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि रेनफॉल को कैसे मेज़र करते हैं और मिसिंग रेनफॉल डेटा को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कंसिस्टेंसी जो है वो रेनफॉल की क्या होती है और एवरेज रेनफॉल फाइंड करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, कंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड। जो भी आप रेनफॉल डेटा का रिकॉर्ड लेते हैं उनकी कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। तो अगर रेन गेज स्टेशन पे किसी भी कंडीशंस की वजह से उसमें कोई चेंज हो जाता है, यानी जब आप रिकॉर्ड ले रहे होते हैं तो उसमें कंडीशंस चेंज होने की वजह से प्रॉपर डेटा जो है वो डिफरेंट हो जाता है, तो देयर विल बी इनकन्सिस्टेंसी इन द रिकॉर्ड। तो उसकी वजह से रिकॉर्ड में इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है अवेलेबल फॉर दैट पीरियड, यानी उस पीरियड के लिए जो भी आप रिकॉर्ड ले रहे थे उसमें इनकन्सिस्टेंसी आपको मिलती है। तो ये इनकन्सिस्टेंसी कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स की वजह से होती है, जैसे कि आसपास आपने जो रेन गेज स्टेशन है उसको एक न्यू लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया। पहले जहाँ पर आप लेके लोकेशन पे रख के रिकॉर्ड लेते थे, आपने क्या किया, दूसरी न्यू लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो रिकॉर्ड है या डेटा जो आया वो चेंज हो गया और इनकन्सिस्टेंसी रिकॉर्ड में मिल गई। दूसरा क्या फैक्टर हो सकता है कि जो आसपास के स्टेशन है, नेबरहुड ऑफ द स्टेशन अंडर गोइंग अ सिग्निफिकेंट चेंज, यानी पास के स्टेशन में कोई चेंजेस आ गए, उसकी वजह से रिकॉर्ड में इनकन्सिस्टेंसी आ गई। या इकोसिस्टम में कोई चेंज हो गया, जैसे कि फॉरेस्ट फायर हो गई या लैंडस्लाइड वगैरह हो गई, तो उसकी वजह से जो रिकॉर्ड मिल रहा था उसमें चेंजेस आ गए। या ऑब्जर्वेशनल एरर, खुद ऑब्जर्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो इन फैक्टर्स की वजह से इनकन्सिस्टेंसी मिल जाती है रिकॉर्ड में। तो अगर आप इनकन्सिस्टेंसी को फाउंड करना चाहते हैं तो वो टेक्निक है डबल मास कर्व टेक्निक। तो दिस इनकन्सिस्टेंसी कैन बी फाउंड आउट बाय अ टेक्निक कॉल्ड डबल मास कर्व टेक्निक। डबल मास कर्व टेक्निक की हेल्प से जो है आप इनकन्सिस्टेंसी फाउंड कर लेते हैं, उसको रिमूव ईजिली कर लेते हैं। डबल मास कर्व टेक्निक होती क्या है? दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन रेनफॉल डेटा कम्स फ्रॉम द सम सेट ऑफ अर्लियर ऑब्जर्वेशंस दे आर कंसिस्टेंट। मतलब क्या है कि जो भी आप रेनफॉल डेटा ले रहे हैं, क्लियर है, तो रेनफॉल डेटा को आप क्या करेंगे, उसके जो आसपास अर्लियर ऑब्जर्वेशन, जो उसी में पुराने ऑब्जर्वेशन लिए थे उसके, वो जो कंसिस्टेंट थे, उनकी हेल्प से जो है आप इनकन्सिस्टेंसी फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि देख लीजिए, ये कर्व गिवन है, आप एक कर्व ड्रॉ करते हैं जिसको डबल मास कर्व बोलते हैं और ये टेक्निक डबल मास कर्व टेक्निक कहलाती है। तो इसमें आप क्या करते हैं, एक्सिस पे जो एक्यूमुलेटेड एनुअल रेनफॉल है उनका एवरेज ले लेते हैं, इसको पी एवरेज कहते हैं, और वाई एक्सिस पे आप समेशन दिखाते हैं टोटल एक्यूमुलेटेड एनुअल रेनफॉल का। क्लियर है? तो ये टोटल एक्यूमुलेटेड एनुअल रेनफॉल है। फिर आप जो भी पुराने साल के डेटा हैं उन सबको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, यानी कि जो लेटेस्ट डेटा है उसको सबसे पहले 99, 97, 95, तो इस टाइप से जब आपने अरेंज किया तो आपने देखा कि 83 से, यानी 1983 से ये रिकॉर्ड जो है ब्रेक होने लगा। तो 1983 से ये रिकॉर्ड जो है इनकन्सिस्टेंट हो गया। मतलब क्या है कि अगर प्रॉपर कंसिस्टेंट होता तो ये सीरीज़ में इस लाइन में जा रहा होता। क्लियर है? ये लाइन आपको मिल रही होती, बट रियल में क्या हुआ, 83 से रिकॉर्ड ब्रेक हो गया और आपको ये लाइन जो है मिलने लगी। तो आपको पता है कि अगर आपको रेनफॉल डेटा एक्स स्टेशन पे करेक्टेड वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना है। अगर आप देखें, सपोज 71 की बात करें तो 71 पे अगर आप देखते हैं, सपोज ये वैल्यू आप स्मॉल ए मान लीजिए, तो रियल में आपको क्या वैल्यू मिल रही है, हॉरिजॉन्टल से स्मॉल ए, लेकिन मिलनी कितनी चाहिए, यहाँ पर ये वैल्यू आनी चाहिए 71 की। जब आप रिकॉर्ड कंटिन्यू लेंगे तो यहाँ से वर्टिकल की ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, स्मॉल सी, लेकिन आ रही है स्मॉल ए। तो कैसे निकालेंगे, अगर वैल्यू स्मॉल ए आ रही है तो पी एक्स वैल्यू आपको ऑब्जर्व हो रही होगी यहाँ पर, लेकिन अगर सी आती तो क्या ऑब्जर्व होती, करेक्टेड वैल्यू। तो जो फॉर्मूला होता है पी एक्स करेक्टेड का, दैट इज पी एक्स इंटू सी अपॉन ए। क्लियर है? पी एक्स इंटू, आप c को b से डिवाइड कर सकते हैं, a को भी b से डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंसिल हो जाएगा, तो c बाई बी। क्लियर है? तो
तो अगर यहाँ पे बोलूँ कि ये एंगल θ1 बन रहा है और उससे एंगल जो है ये θ2 बन रहा है, तो आप C/B को क्या लिख सकते हैं, tan θ1। तो px इंटू tan θ1 डिवाइडेड बाई A/B क्या वैल्यू होगी, ये θ2 एंगल बन रहा है, तो px इंटू tan θ1 अपॉन tan θ2। तो आप इसकी हेल्प से, एंगल की हेल्प से भी px करेक्टेड वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ये मेथड डबल मास कर्व मेथड कहलाता है। इसमें देख लीजिए, इन ऑर्डर टू चेक दी कंसिस्टेंसी एट स्टेशन x, अगर आप स्टेशन x पर कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो फॉलोइंग मेथड इज़ अडॉप्टेड, ये मेथड अडॉप्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, फ्यू स्टेशंस क्लोज टू स्टेशन x, तो जो स्टेशन x के पास में कुछ स्टेशन है उनको सेलेक्ट करते हैं और ग्राफ एक प्लॉट कर लेते हैं बिटवीन टोटल एक्यूमुलेटेड रेनफॉल एट x एंड e मीन ऑफ एक्यूमुलेटेड रेनफॉल एट m नियरली स्टेशन। क्लियर है? तो इन दोनों की हेल्प से एक कर्व प्लॉट करते हैं। दिस प्लॉटिंग इज़ डन इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। मतलब क्या है कि जो लेटेस्ट डेटा है वो पहले करेंगे, उसके बाद आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में ईयर्स को अरेंज कर देते हैं। चेंज इन द स्लोप ऑफ दिस लाइन इंडिकेट्स द ईयर एट विच इनकन्सिस्टेंसी हैज़ टेकन प्लेस। तो इसमें अगर स्लोप चेंज हो रहा है, सपोज ये डेटा था कंसिस्टेंट बट यहाँ से स्लोप चेंज हो गया, तो ये जो स्लोप चेंज हुआ है इसका मतलब है इनकन्सिस्टेंसी यहाँ से शुरू हुई है। तो आपको पता है कि रियल में ये इतना आगे जाना चाहिए था बट ऊपर चला गया, तो आपको पता है कि स्लोप θ1 से θ2 हो गया, लेकिन रियल में आपको θ1 स्लोप चाहिए था। तो आप करेक्टेड वैल्यू ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड एज, तो ओवरऑल आप करेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं px करेक्टेड इक्वल टू px इंटू C/A। क्लियर है? तो ये जो वैल्यू आपकी आएगी ये करेक्टेड वैल्यू ऑब्जर्व हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ मास कर्व टेक्निक। तो डबल मास कर्व टेक्निक कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर चेकिंग एरर दैट मे हैपन वाइल ट्रांसफरिंग रेनफॉल डेटा फ्रॉम वन रिकॉर्ड टू एरर अनदर। मतलब क्या है कि जो डबल मास कर्व टेक्निक है ये जो एरर्स आ रही हैं उनको भी चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है टर्म डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज रेनफॉल। अब आपको एवरेज रेनफॉल फाइंड करनी है। तो इफ़ अ कैचमेंट कंटेन्स मोर देन वन रेन गेज स्टेशन, मतलब एक कैचमेंट में एक से भी ज़्यादा अगर रेन गेज स्टेशंस हैं तो उसमें एवरेज वैल्यू रेनफॉल की ऑब्टेन कर सकते हैं फॉलोइंग मेथड्स की हेल्प से। जैसे कि पहला मेथड है अर्थमेटिकल मीन मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है कि दिस मेथड ऑफ फाइंडिंग एवरेज रेनफॉल इज सुइटेबल व्हेन रेनफॉल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एरिया इज़ नॉट लार्ज। तो इस मेथड की हेल्प से आप एवरेज रेनफॉल तब निकालते हैं जब रेनफॉल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और उसका जो एरिया है कैचमेंट का वो बहुत ज़्यादा ना हो, तब आप अर्थमेटिकल मीन मेथड अप्लाई कर देते हैं। सपोज P1, P2, P3 डॉट 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 Pn आर द रेनफॉल वैल्यूज़ एट n स्टेशंस, देन P एवरेज इज़ गिवन बाई। मतलब क्या है कि आपने जो आसपास के सराउंडिंग जो भी उस कैचमेंट में एरिया ये स्टेशंस थे तो उसमें रेनफॉल की वैल्यू 1, 2 और 3, 4 डॉट डॉट n स्टेशंस पे कितनी मिली, P1, P2, P3 डॉट 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 Pn। तो इसमें जो P एवरेज इस मेथड की हेल्प से निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट Pn अपॉन टोटल n। क्लियर है? यहाँ पे n स्मॉल भी लिख सकते हैं। तो टोटल n यानी कि अगर आप उन रेनफॉल वैल्यूज़ का एवरेज ले लें या मीन ले लें तो आपको एवरेज रेनफॉल मिल जाएगी। ये मेथड अर्थमेटिकल मीन मेथड कहलाता है, लेकिन ये जनरली यूज़ नहीं करते, ये तब यूज़ करते हैं जब एरिया बहुत ज़्यादा नहीं होता है। क्लियर है? तो आप P एवरेज को ये भी लिख सकते हैं कि P एवरेज क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ PI जो भी रेनफॉल डेटा है I इक्वल टू 1 से n तक डिवाइडेड बाई स्मॉल n। मतलब इनका जो एवरेज ले लेंगे वो आपका हो जाएगा एवरेज रेनफॉल वैल्यू। तो दिस मेथड गिव्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज हैंस इज़ नॉट यूज वेरी फ्रिक्वेंटली। तो इस मेथड से आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलती है, इसीलिए इस मेथड को जनरली आप यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट मेथड आता है थिसन पॉलीगन मेथड। तो दिस मेथड इज़ कॉल्ड एज वेटेड एरिया मेथड। इसको वेटेड एरिया मेथड भी कहते हैं बिकॉज precipitation value at every station is given a weightage on the basis of, ये weightage है combined weightage on the basis of an area which is close to the station। मतलब
किसी स्टेशन पे आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है किसी एरिया पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ एन एरिया, तो जो भी आसपास के क्लोज स्टेशंस हैं उनका आप वेटेज ले लेते हैं और उस वेटेज की हेल्प से जो है आप एवरेज वैल्यू रेनफॉल की फाइंड कर लेते हैं। तो सपोज़ अगर मैं कहूँ इफ़ P1, P2, P3 डॉट Pn आर रेनफॉल वैल्यूज़, डिफरेंट स्टेशन पे रेनफॉल वैल्यूज़ हैं, क्लियर है, एंड A1, A2, A3 डॉट An आर करस्पॉन्डिंग एरियाज़, और उनके करस्पॉन्डिंग जो एरियाज़ हैं वो A1, A2, A3 डॉट An है। तो जो पी एवरेज की वैल्यू निकल के आती है उसका फॉर्मूला होता है पी एवरेज इक्वल टू P1 A1 उसके करस्पॉन्डिंग एरिया प्लस 2 स्टेशन पे, सेकंड स्टेशन पे जो रेनफॉल वैल्यूज़ है उसके करस्पॉन्डिंग एरिया A2 प्लस P3 इंटू A3 प्लस डॉट प्लस Pn इंटू An डिवाइडेड बाई टोटल एरियाज़ का सम, जैसे कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट An, क्लियर है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है एवरेज रेनफॉल का। इसकी हेल्प से आप एवरेज रेनफॉल फाइंड कर सकते हैं। तो आपको पता है कि ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ कि टोटल एरिया अगर आपने कैचमेंट का कैपिटल ए लिया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट An वैल्यूज़, क्लियर है। तो आप पी एवरेज को क्या लिख सकते हैं, पी एवरेज की जो वैल्यू आएगी आप इसको लिख सकते हैं P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस P3 A3 प्लस डॉट Pn इंटू An, क्लियर है, डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3 को क्या लिख सकते हैं, टोटल कैपिटल A। तो अगर आप इसको कैपिटल A को डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, P1 इंटू A1 अपॉन A प्लस P2 इंटू A2 अपॉन A प्लस P3 इंटू A3 अपॉन A प्लस डॉट Pn इंटू An अपॉन A, क्लियर है। तो इसको जो बोलते हैं A1 अपॉन A को, तो ये आपका वेटेज फैक्टर कहलाता है। ये वेटेज फैक्टर 1 हो गया क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एरिया के लिए बात कर रहे हैं। P2 इंटू वेटेज फैक्टर 2 प्लस डॉट Pn इंटू वेटेज फैक्टर ऑफ n, क्लियर है। तो पी एवरेज की वैल्यू अगर वेटेज फैक्टर गिवन है तो उसकी हेल्प से भी आप इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पी एवरेज का एक फार्मूला, और दूसरा फार्मूला ये हो गया पी एवरेज का, जनरली अगर एरियाज़ गिवन है तो P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस P3 A3 डॉट Pn An अपॉन कैपिटल A। तो इस फार्मूले का यूज़ करके जो है आप निकाल सकते हैं। अगर आप समेशन लें वेटेज फैक्टर का तो क्या होगा, A1 अपॉन A यानी वेटेज फैक्टर 1 प्लस वेटेज फैक्टर 2 प्लस डॉट वेटेज फैक्टर n। तो जब आप इनका समेशन लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 1, क्योंकि A1 अपॉन A प्लस A2 अपॉन A प्लस A3 अपॉन A, जब ऊपर की वैल्यूज़ कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, A अपॉन A, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो हमेशा वेटेज फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। इसको वेटेज फैक्टर के टर्म में निकालते हैं, इससे कि ज़्यादा एक्यूरेट आंसर मिल जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया होगा उसके अकॉर्डिंग उतना ही रेनफॉल का वेटेज आपको मिलेगा, क्लियर है। तो उसकी हेल्प से जो है आप ज़्यादा एक्यूरेटली पी एवरेज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब करते क्या है इस टाइप के क्वेश्चन में कि सपोज़ कोई एरियाज़ लिए आपने, सपोज़ 4 स्टेशंस लिए, एक स्टेशन 1 था, दूसरा स्टेशन आपने ये 2 लिया, तीसरा स्टेशन 3 लिया और चौथा स्टेशन 4 लिया, क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले काम क्या होता है कि इन चारों स्टेशंस को इस टाइप से जोड़ते हैं कि एक ट्रायंगल फॉर्म कर दें, क्लियर है। और ट्रायंगल भी ऐसा होना चाहिए जो आपस में इंटरसेक्ट ना करे, आपस में एक दूसरे को काटे ना। तो आपने सबसे पहले इन चारों स्टेशंस को जोड़ दिया, फिर आपको ट्रायंगल बनाना है। तो सपोज़ आपने इन दोनों स्टेशन को जोड़ा, क्लियर है, तो ये 2 नॉन इंटरसेक्टिंग ट्रायंगल बन गए, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको 2 से 4 को भी जोड़ देंगे तो ये 2 ट्रायंगल आपस में कट हो जाएंगे। या तो आप 2 4 को जोड़िए तो 1 3 को आप नहीं जोड़ेंगे, या अगर आप 1 3 को जोड़ते हैं तो 2 4 को मत जोड़िए, क्लियर है। तो
तो इसके बाद क्या करते हैं, इस टाइप से जोड़ देते हैं जिससे कि ये ट्रायंगल्स बन जाए, ट्रायंगल्स में कन्वर्ट हो जाए। इसके बाद क्या करते हैं, जितनी भी साइड्स हैं आप इनका परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर वैल्यू लेते हैं। क्लियर है, इसका परपेंडिकुलर ये हुआ, इसका परपेंडिकुलर ये वैल्यू हुई, इसको आगे आपने देखा, फिर इसका परपेंडिकुलर आपने ये निकाला, इस वैल्यू का परपेंडिकुलर इस साइज का ये हो गया, इस साइड का जो परपेंडिकुलर आया सपोज इस साइड का परपेंडिकुलर, ये वैल्यूज़ मिल गई। क्लियर है, तो ओवरऑल जो करस्पॉन्डिंग एरिया है, सपोज ये स्टेशन 1 है तो इसकी रेनफॉल वैल्यू क्या है P1, ये स्टेशन 2 है इसकी रेनफॉल वैल्यू P2 है, ये स्टेशन 3 है इसकी रेनफॉल वैल्यू P3 है, और ये है तो इसकी रेनफॉल वैल्यू P4 है। तो जब आपने देखा कि 1 के करस्पॉन्डिंग एरिया कौन सा होगा, वो एरिया जो इसको चारों तरफ से क्लोज कर देगा। तो आपको पता है एक ये लाइन आई, एक ये आई, और एक ये आई, और एक ये लाइन, यानी कि ये जो एरिया मिल रहा है ये इसके करस्पॉन्डिंग एरिया है, इसको आप A1 से डिनोट कर देंगे। वही 2 की बात करें तो आप देख रहे हो, सपोज ज़रूरी नहीं है इसे इंटरसेक्ट ही करे, कहीं पर भी आ सकता है। तो आप देखोगे कि ओवरऑल A2 के लिए ये एरिया मिल गया आपको, तो ये एरिया हो गया A2 का। क्लियर है, ये एरिया इतना बात करेंगे क्लोज्ड एरिया, तो ये एरिया हो गया A3 का, 3 स्टेशन का, और 4 स्टेशन की बात करेंगे तो ये एरिया हो गया A4। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब आप थिसन पॉलीगन मेथड लगाते हैं तो आप सारे स्टेशंस को सबसे पहले इस टाइप से जोड़ देते हैं कि वो ट्रायंगल्स बन जाएं जो कि नॉन इंटरसेक्टिंग हो, एक दूसरे को काटे ना। क्लियर है, उसके बाद जितनी भी साइड्स हैं सबसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जो उसके चारों ओर उस स्टेशन के एरिया होता है, चारों क्लोज्ड एरिया उसके चारों तरफ जो होता है, उसको आप उसके करस्पॉन्डिंग एरिया से डिनोट कर देते हैं। देख लीजिए, इन ऑर्डर टू फाइंड रिप्रेजेंटेटिव एरिया, अगर आपको रिप्रेजेंटेटिव एरिया फाइंड करना है फॉर द रेन गेज स्टेशन, तो क्या करें, ऑल द स्टेशंस आर ज्वाइंट सो एज टू फॉर्म द नेटवर्क ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग ट्रायंगल। मतलब क्या है, अगर इनको आप रिप्रेजेंटेटिव एरिया चाहिए तो सारे स्टेशंस को इस टाइप से ज्वाइन कर दें कि नेटवर्क बन जाए नॉन इंटरसेक्टिंग ट्रायंगल का, आपस में ट्रायंगल इंटरसेक्ट ना करें। फिर क्या करेंगे, पैरेलल बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, देन ड्रॉ फ्रॉम दी साइड्स, जितनी भी साइड्स हैं इनसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इन ऑर्डर टू गेट रिप्रेजेंटेटिव एरिया फॉर ईच ऑफ द स्टेशन। हर स्टेशन के लिए रिप्रेजेंटेटिव एरिया आपको ड्रॉ करने के लिए सब पे क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इफ़ दिस एरिया हैपन्स टू बी इरेगुलर, अगर ये एरिया इरेगुलर आता है यानी कि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसको जो है ऑब्टेन कर सकते हैं आइदर बाई यूजिंग प्लेनीमीटर मेथड, जो होता है इसको बोलते हैं प्लेनीमीटर मेथड, या ओवरले ग्रिड मेथड, जो सर्वे में ओवरले ग्रिड या प्लेनीमीटर मेथड से पढ़ते हैं। तो इनकी हेल्प से जो है आप ये इरेगुलर एरिया की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो क्वेश्चंस में आपके दिए होते हैं वो सारे जो हैं रेगुलर एरियाज़ होते हैं जिनकी वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि आपको 5 स्टेशंस दिए हैं, क्लियर है, A, B, C, D एंड E। ये एक स्टेशन A है, एक स्टेशन ये B है, एक स्टेशन C है, एक स्टेशन D है और एक स्टेशन E है, और जो कैचमेंट एरिया है ये सर्कुलर है। क्लियर है, जिसका डायामीटर है 20 किलोमीटर। तो जब आपको ये गिवन है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो भी स्टेशंस गिवन हैं, क्लियर है, इनको आपस में ज्वाइन कर दीजिए। जैसे कि आपने A को B से ज्वाइन कर दिया, A को C से ज्वाइन किया, A को D से ज्वाइन किया, A को E से ज्वाइन कर लिया, और इन सबको आपस में ज्वाइन कर दिया। तो ये स्टेशन था, इसीलिए आपको आपने यहाँ पे ज्वाइन किया। अगर स्टेशन नहीं होता तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग ट्रायंगल नहीं बनते, क्योंकि सिर्फ एक ही बार करते, और इसको अगर आप फिर से ड्रॉ करते तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग नहीं होता, ये इंटरसेक्ट कर जाता। क्लियर है, तो आप क्या करेंगे, ये स्टेशंस हैं, ये 5 स्टेशंस आपको गिवन थे यहाँ पे, तो आपने सबको इन सबको आपस में जोड़ दिया। क्लियर है, और आपस में ये सब कैसे बन गए, नॉन इंटरसेक्टिंग ट्रायंगल। ये स्टेशन था इसीलिए आपने इन सबको जोड़ा। तो सारे स्टेशंस को जोड़ने के बाद अब जितनी भी साइड्स हैं इन सब से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये जो साइड एक गई है इससे परपेंडिकुलर आपने ये ड्रॉ किया, ये साइड गई थी इससे परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर लिया, ये साइड गई थी इससे परपेंडिकुलर आपने ये ड्रॉ किया, और ये जो साइड गई थी इसके परपेंडिकुलर आपने ये ड्रॉ किया। अब ये भी 4 साइड्स हैं, इनसे भी ड्रॉ करेंगे। तो जब आप इनसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये सेंटर से ही जाएगा क्योंकि सर्किल है,
तो जनरली आप क्या करेंगे, इस टाइप से ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ये साइड का परपेंडिकुलर क्या होगा, कुछ इस टाइप से होगा। तो इस टाइप से ये सारी साइड्स के परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गए। क्लियर है। अब आपको करस्पॉन्डिंग एरियाज चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एरिया कौन से होंगे। तो अगर मैं बात करूँ स्टेशन ए की, क्लियर है, तो स्टेशन ए की अगर आप बात करते हैं तो आपको पता है ये कौन सी चार जो क्लोज चार साइड्स हैं उनसे क्लोज है, इनसे तो क्लोज हो नहीं सकता। क्लियर है। ये जो वैल्यू आ रही है इनसे क्लोज नहीं होगा, ये चार हैं इनसे क्लोज होगा। मतलब ये जो आ रही है वैल्यू, इन चारों से ये स्टेशन क्या है, क्लोज है। तो ओवरऑल करस्पॉन्डिंग एरिया आपका क्या हो जाएगा स्टेशन ए के लिए, ए लिख सकते हैं इसको। तो स्टेशन ए के लिए करस्पॉन्डिंग एरिया आपको ये मिल गया। क्लियर है। अब आपको जो है दूसरे स्टेशन के लिए करस्पॉन्डिंग एरिया ड्रॉ करना है। तो सपोज़ आपने सी के लिए देखा, तो सी जो है जिन चारों से क्लोज होगा, तो आपको पता है ये वैल्यू आ रही है, ये आ रही है और ये वैल्यू मिल रही है। तो ओवरऑल इन चारों से ये क्लोज्ड है। तो ये एरिया क्या हो जाएगा सी के लिए करस्पॉन्डिंग एरिया, जिसको आप ए सी कह सकते हैं। सिमिलरली डी के लिए ये वैल्यू मिल जाएगी आपको करस्पॉन्डिंग एरिया, तो इसको आप ए डी लिख सकते हैं। इसके लिए करस्पॉन्डिंग एरिया आपको ये मिल गया, इसको आप ए ई से डिनोट कर सकते हैं। और बी के लिए करस्पॉन्डिंग एरिया आपको ये मिल गया, इन चारों साइड से क्लोज है। क्लियर है। तो ये एरिया आपका लिख सकते हैं ए इंटू ए बी। तो आपको पता है कि अब आपको ये करस्पॉन्डिंग एरियाज पता है। ये वैल्यू जो है ये रेनफॉल की गिवन है सेंटीमीटर में। तो आपको पता है कि ओवरऑल 120, 80, 90, 90 एंड 110 ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये करस्पॉन्डिंग जो है प्रेसिपिटेशन की वैल्यू हैं। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपको, जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको जो है ये प्रेसिपिटेशन की वैल्यू गिवन है, एरिया निकाल लिया अगर, तो आप एवरेज रेनफॉल निकाल सकते हैं। तो अगर आपको एरिया जो है ए की वैल्यू चाहिए, तो आपको पता है ये एक स्क्वायर है। जब ये स्क्वायर है तो इसका एरिया जो है ए हो जाएगा। लेकिन आपको पता है पूरी वैल्यू कितनी है 20। तो जब 20 का हाफ करेंगे तो यहाँ तक ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। क्लियर है। जब ये वैल्यू 10 है तो इसका भी हाफ ये डिस्टेंस है, यानी ये कितनी हो गई 5, और इधर भी ये कितनी हो गई 5। तो ओवरऑल इस स्क्वायर की जो वैल्यू है साइज कितना हो जाएगा 10। क्लियर है। 5 + 5 ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 10 किलोमीटर। तो अगर आप एरिया निकालते हैं ए का तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर मीन्स 100 किलोमीटर स्क्वायर। अब आपको एरिया जो है टोटल एरिया अगर मैं देखूं सर्किल का कितना होता है, ओवरऑल डायामीटर गिवन है तो π/4 × 20 स्क्वायर। तो ये जो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा सर्किल का। तो इस टाइप से अगर आप देखते हैं कि अगर आपको एरिया जो है ए का निकालना है, मतलब ए एट बी स्टेशन का करस्पॉन्डिंग ए एट सी इक्वल टू ए एट डी इक्वल टू ए एट ई, क्योंकि सारे एरिया सेम है उतने ही है। तो अगर आप इन चारों का कोई भी वैल्यू इनकी निकालते हैं तो अगर आप टोटल सर्किल के एरिया में इस ए को माइनस कर दें तो ये चारों वैल्यूज़ आ जाएंगी, और डिवाइडेड बाय अगर 4 करेंगे तो आपको सिंगल एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब अगर टोटल एरिया ए था, इसमें से ए की वैल्यू माइनस कर दी और डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, तो हर का अलग अलग करस्पॉन्डिंग एरिया आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इनका टोटल एरिया निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए π/4 × 20 स्क्वायर माइनस 100 किलोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये जो है आपको अलग अलग करस्पॉन्डिंग एरियाज़ की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको वैल्यू मिलेगी अगर आप पर्टिकुलर एरिया फाइंड करते हैं तो क्या मिल जाएगी आपको जो है एरिया एट बी इक्वल टू एरिया एट सी इक्वल टू एरिया एट डी इक्वल टू एरिया एट ई। जब आप फाइंड करेंगे तो आपको पता है π/4 × d स्क्वायर को जब सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 100π माइनस 100 डिवाइडेड बाई 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 25π - 1। क्लियर है। अब आपको पी एवरेज फाइंड करना है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। करस्पॉन्डिंग एरिया आपको मिल गया है P1 A1 यानी कि PA × AA लिख दीजिए प्लस PB × AB प्लस PC × AC प्लस P × D × AD प्लस PE × AE। क्लियर है। ये 5 स्टेशंस हैं जिनकी रेनफॉल वैल्यूज़ आपको गिवन है, और ये टोटल एरिया है आपका ओवरऑल कैचमेंट का, या इन सब का सम कर देंगे उतना ही आएगा। तो PA की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल कितनी गिवन है
100। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू रखेंगे तो पी ए इंटू ए 100 है, आपको देख रहे हैं इसमें डायग्राम में पी ए की वैल्यू 100 सेंटीमीटर है और आपको ए लिखना है, ए लिखना है मीन्स इंटू 100। तो ओवरऑल जब आप यहाँ पे लिखेंगे इसकी वैल्यू तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, ए इंटू 100। क्लियर है। प्लस ए बी ए सी ए डी ए सारे की वैल्यूज़ कॉमन है तो इसको आप कॉमन ले सकते हैं 25 इंटू पाई माइनस 1। जब आप इसको कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी प्लस पी ई। तो जो भी वैल्यूज़ हैं सारी, तो पी वी की वैल्यू कितनी है आपको पता है 90, पी सी की वैल्यू आपको गिवन है 110, पी डी की वैल्यू आपको पता है 120 प्लस पी ई की वैल्यू आपको पता है 80। क्लियर है। डिवाइडेड बाई टोटल एरिया कितना है आपका, ओवरऑल टोटल एरिया जो है 100 इंटू पाई। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पी एवरेज की वैल्यू मिल जाएगी 100 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से अगर थिसन पॉलीगन मेथड लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपको करस्पॉन्डिंग एरिया पता होना चाहिए अगर डायग्राम में है, अदरवाइज क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या है, करस्पॉन्डिंग एरिया जो है परसेंटेज में डायरेक्टली गिवन है। देयर आर 5 रेन गेज स्टेशंस ए बी सी डी एंड ई, 5 रेन गेज स्टेशन गिवन है। थिसन पॉलीगन नेटवर्क डिटेल आपको नीचे गिवन है। कंप्यूट इक्विवेलेंट यूनिफॉर्म डेप्थ, या ये कह सकते हो कि एवरेज डेप्थ। क्लियर है, इसको EUD भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट यूनिफॉर्म डेप्थ। तो आपको पता है 5 रेन गेज स्टेशंस हैं, परसेंटेज में एरिया गिवन है तो टोटल एरिया तो 100 हो गया। क्लियर है। और ओवरऑल ए बी ए सी ए डी और AE की वैल्यू गिवन है और रेनफॉल वैल्यूज़ गिवन है। तो डायरेक्टली यहाँ पे आप पी एवरेज का फॉर्मूला लगा सकते हैं, पी ए इंटू ए प्लस पी बी इंटू ए बी प्लस पी सी इंटू ए सी प्लस पी डी इंटू ए डी प्लस पी ई इंटू ए ई डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। क्लियर है। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो पी ए की वैल्यू कितनी है 45 इंटू एरिया ए की वैल्यू कितनी है 24 प्लस पी वी की वैल्यू है 57 इंटू ए बी की वैल्यू जो है 21 है प्लस पी सी की वैल्यू 65 है, सेंटीमीटर में ये वैल्यू गिवन है, इंटू एरिया परसेंटेज में है 37 प्लस पी डी की वैल्यू है 67 इंटू एरिया है 08 प्लस पी ई की वैल्यू है 78 इंटू एरिया गिवन है 10 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया आपको पता है परसेंटेज है यानी कि 100 हो गया। तो ओवरऑल जो आपको एवरेज रेनफॉल की वैल्यू मिलेगी वो होगी 59.98 सेंटीमीटर। क्लियर है। या इसको पी एवरेज भी बोल सकते हैं या इसको आप इक्विवेलेंट यूनिफॉर्म डेप्थ भी बोल सकते हैं। तो ये वैल्यू आपकी डायरेक्टली आ गई थिसन पॉलीगन मेथड से, क्योंकि इसमें एरिया जो है करस्पॉन्डिंग एरियाज डायरेक्टली गिवन थे। लेकिन अगर गिवन नहीं है तो आप पिछले डायग्राम की तरह इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि द रिकॉर्डेड एनुअल रेनफॉल फ्रॉम 5 रेन गेज स्टेशन इन अ कैचमेंट एंड द करस्पॉन्डिंग थिसन पॉलीगन एरियाज आर फॉलोज। यानी कि एरिया गिवन है और ये आपके रेनफॉल की जो वैल्यूज़ हैं गिवन है और वेटेज फैक्टर की वैल्यू गिवन है। क्लियर है। वेटेज फैक्टर क्या होता है, अगर आप फर्स्ट स्टेशन की बात कर रहे हैं तो A1 अपॉन टोटल एरिया, A2 अपॉन टोटल एरिया, इस टाइप से वेटेज फैक्टर गिवन है। पूछ रहे हैं एवरेज डेप्थ फाइंड करनी है रेनफॉल की और वॉल्यूम फाइंड करना है अगर आपको मैप का स्केल 1:50,000 गिवन है। क्लियर है। तो अगर यहाँ पे आप टोटल एरिया निकालें तो टोटल एरिया की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन सब का सम कर लेंगे 30, 30, 10, 25 एंड 5। तो टोटल जो है एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आपको पी एवरेज आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं वेटेज फैक्टर का यूज़ करके। क्या होता है, P1 इंटू वेटेज फैक्टर 1 प्लस P2 इंटू वेटेज फैक्टर 2, आप ये फॉर्मूला लगा देंगे, प्लस डॉट डॉट P5 इंटू वेटेज फैक्टर 5। क्लियर है। तो जब आप इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो P1 की वैल्यू आपको पता है 125 है इंटू वेटेज फैक्टर कितना है 0.25 प्लस P2 आपको पता है 175 सेंटीमीटर है और वेटेज फैक्टर है 0.3 प्लस इस टाइप से सारे ऐड कर लीजिए। P5 है 325 इंटू वेटेज फैक्टर है 0.05। तो जब आप एवरेज डेप्थ निकालेंगे तो आ जाएगी 195 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये तो हो गई एवरेज डेप्थ। अब आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो अगर डेप्थ में एरिया से मल्टीप्लाई कर दें वॉल्यूम मिल जाएगा। तो आपको पता है कि एरिया जो है वो कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे
ये आ गया एरिया आपका मीटर स्क्वायर में, लेकिन आपको स्केल देख रहे हैं कि 1:50,000। इसका मतलब है कि अगर आप बात करते हैं ये मीटर में, अगर आपने कन्वर्ट कर दिया, क्लियर है, तो 1 मीटर इक्वल टू 50,000 मीटर, वहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या करेंगे आप 50,000 और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ओवरऑल आपको जो एरिया की वैल्यू है वो किस में आ जाएगी, मीटर स्क्वायर में, क्लियर है। तो अगर आप वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एवरेज डेप्थ यानी कि पी एवरेज इंटू एरिया। तो पी एवरेज भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जब एरिया मीटर में है तो आप इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1.95 मीटर आ गया, इंटू 100 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 50,000 स्क्वायर, क्लियर है, क्योंकि स्केल में ये वैल्यू गिवन थी, यानी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50,000 सेंटीमीटर या 1 मीटर इक्वल टू 50,000 मीटर। तो आपने इसको जब एरिया को मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो ओवरऑल मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 50,000 मीटर स्क्वायर। आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ओवरऑल एरिया जो है आपका टोटल कंबाइंड एरिया मिल जाएगा। इस एरिया को अगर आप डेप्थ से मल्टीप्लाई करते हैं टोटल वॉल्यूम मिल जाता है, तो आपकी जो वॉल्यूम की वैल्यू आती है वो आ जाती है 48750000 मीटर क्यूब, क्लियर है। तो ये आपका वॉल्यूम मिल गया। तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, स्केल वगैरह के टर्म में एरिया गिवन है, वेटेज फैक्टर गिवन है, एवरेज डेप्थ निकाल लीजिए, उसके बाद वॉल्यूम में एवरेज डेप्थ को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा। नेक्स्ट एक टर्म आता है जिसको कहते हैं रन ऑफ कोफिशिएंट। तो रन ऑफ कोफिशिएंट को के से डिनोट करते हैं। तो रन ऑफ कोफिशिएंट किसका रेशियो होता है, रन ऑफ अपॉन रेनफॉल का, यानी कि आपको पता है टोटल जितनी भी रेनफॉल हुई या प्रेसिपिटेशन हुआ उसका कुछ पार्टी तो रन ऑफ बना, कुछ इवेपोरेट हो गया, कुछ ग्राउंड में चला गया, तो ओवरऑल कुछ पार्टी रन ऑफ में कन्वर्ट हुआ, क्लियर है। तो रन ऑफ अगर यहाँ से फाइंड करना है तो ओवरऑल के से मल्टीप्लाई कर दें अगर आप प्रेसिपिटेशन की, तो आपको रन ऑफ की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन, क्लियर है। तो इनका जो रेशियो कहलाता है उसको कहते हैं रन ऑफ कोफिशिएंट। तो एस्टिमेट द एवरेज एनुअल डिस्चार्ज, पिछला क्वेश्चन ही है जिसमें वॉल्यूम आपको गिवन था, तो वॉल्यूम की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 48.75 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। तो ये आपको वॉल्यूम की वैल्यू गिवन थी। अब पूछ रहे हैं कि एस्टिमेट एवरेज एनुअल डिस्चार्ज एट आउटलेट। आउटलेट का मतलब है कि जो वाटर ऊपर सरफेस पे फ्लो हो रहा है वही तो आउटलेट पे इकट्ठा होगा, तो वो वाटर क्या कहलाएगा, रन ऑफ कहलाएगा, यानी रन ऑफ वॉल्यूम कहलाएगा। और रन ऑफ कोफिशिएंट के की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 0.3। तो ये वॉल्यूम आपको टोटल गिवन है रेनफॉल का, तो क्या आप रन ऑफ वॉल्यूम निकाल सकते हैं। रन ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, के इंटू रेनफॉल वॉल्यूम, क्लियर है। तो के इंटू के की वैल्यू कितनी है, 0.3, और ओवरऑल रेनफॉल वॉल्यूम कितना दिया है, 48.75 इंटू 10⁻6। तो आपको इस टाइप से रन ऑफ वॉल्यूम मिल जाएगा 14.625 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। तो ये हो गया आपका रन ऑफ वॉल्यूम, क्लियर है, या वॉल्यूम एट आउटलेट, आउटलेट भी बोल सकते हैं। आपको डिस्चार्ज निकालना है, एवरेज एनुअल डिस्चार्ज। तो ओवरऑल डिस्चार्ज क्या होगा आउटलेट पे, तो जो भी रन ऑफ वॉल्यूम है आर डिवाइडेड बाई आपको एनुअली फाइंड करना है, क्लियर है। तो एनुअली यानी कि आप मीटर क्यूब पर सेकंड में निकालना चाहते हैं, तो ये 1 साल का इतना है, तो आप 1 साल को पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। 1 साल में 365 डेज होते हैं, इंटू 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, और 1 आवर में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा 0.463 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इस टाइप से आप रन ऑफ कोफिशिएंट का यूज़ करके आप ओवरऑल डिस्चार्ज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक थर्ड मेथड आता है एवरेज रेनफॉल फाइंड करने का, जिसको कहते हैं आइसोहाइटल मेथड। आइसोहाइट, तो ध्यान रखिएगा ये वर्ड आता है आइसोहाइट। आइसो मीन्स होता है इक्वल, क्लियर है, और हाइट मीन्स होता है रेनफॉल।
तो जो इक्वल रेनफॉल डेप्थ है उन पॉइंट्स को मिलाने पे जो लाइन बनती है उसको कहते हैं आइसोहाइट। आइसोहाइट क्या है? इज अ लाइन ज्वाइनिंग ऑल पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल। इक्वल रेनफॉल मैग्नीट्यूड के पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन बन रही है उसको आइसोहाइट कहते हैं। एंड आइसोहाइटल मैप आर द वन विच शोज कंटूर ऑफ इक्वल रेनफॉल। तो आइसोहाइटल मैप भी वो है जो शोज कर रहा है एक कंटूर को इक्वल रेनफॉल के। क्लियर है? जैसे कि ये कैचमेंट एरिया कोई गिवन है, इसमें आपको ये डिवाइड कर दिया है, आइसोहाइट ये कर्व है, तो आइसोहाइट आप देख रहे हैं P1 mm का है। इसका मतलब है ये हर पॉइंट्स पे इस पे रेनफॉल की वैल्यू कितनी होगी? P1। यानी कि इक्वल रेनफॉल के पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लाइन बन रही है इसको कह रहे हैं आइसोहाइट। तो इसमें कितनी रेनफॉल की ये लाइन है? P1 mm की। वही अगर आप बात करते हैं P2 mm की, तो आप देख रहे हैं कि वो आइसोहाइट कहलाएगा। ये इसका मतलब है कि हर पॉइंट पे रेनफॉल की वैल्यू क्या होगी? P2। और P3 mm आइसोहाइट का मतलब है हर पॉइंट पे आइसोहाइट या रेनफॉल की वैल्यू क्या होगी? P3। इस टाइप से ये आइसोहाइट कहलाते हैं। तो जब इन आइसोहाइट को कैचमेंट एरिया पे डिवाइड करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एरियाज आपको मिल जाते हैं, जैसे A1, A2, A3, A4, इस टाइप से और भी बहुत सारे। तो एरिया बिटवीन टू आइसोहाइट, दो आइसोहाइट के बीच का जो एरिया है कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग अ प्लेनीमीटर और बाय ओवरले ग्रिड। तो इनके बीच तो इर्रेगुलर एरिया हो गया, तो इनके बीच का जो एरिया है या तो प्लेनीमीटर एक टेक्निक है जिससे आप फाइंड कर सकते हैं, और एक ओवरले ग्रिड मेथड होता है या आप इससे फाइंड कर सकते हैं। तो इर्रेगुलर एरिया को कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं, इनकी हेल्प से आप करस्पॉन्डिंग एरिया, इनके बीच के एरिया फाइंड कर लेते हैं और फाइनली आप पी एवरेज की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इस टाइप से जो पी एवरेज की वैल्यू आती है तो जनरली आप लिखते हैं, तो जो पी एवरेज का फॉर्मूला आता है वो होता है कि जो भी आइसोहाइट्स की वैल्यूज़ हैं उनका आप एवरेज ले लेते हैं, P1 प्लस P2 अपॉन 2 इंटू इसके करस्पॉन्डिंग इनके बीच का जो एरिया है A1 प्लस P2 प्लस P3 अपॉन 2 इंटू A2। इस टाइप से आप डिफरेंट Pn-1 प्लस Pn डिवाइडेड बाई 2 इंटू इनके जो बीच का एरिया है सपोज An-1 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, या आप A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट An-1। तो इस टाइप से ये फॉर्मूला लगा देते हैं, मतलब दो आइसोहाइट के बीच का एवरेज ले लेते हैं इंटू उनके बीच का जो करस्पॉन्डिंग एरिया है वो आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस टाइप से पी एवरेज की वैल्यू आप फाइंड कर लेते हैं। अब सपोज ऐसी कंडीशन है कि ओवरऑल P0 और Pn+1 गिवन है, जैसे कि सपोज ये करस्पॉन्डिंग कोई ये कैचमेंट एरिया है, तो यहाँ पे एक ये आइसोहाइट है जिसकी वैल्यू P0 है, ये आइसोहाइट है इसकी वैल्यू P1 है, ये आइसोहाइट है P2 है, इस टाइप से डॉट डॉट। अगर ये आइसोहाइट है जिसकी वैल्यू जो है ओवरऑल Pn गिवन है, और लास्ट में एक आइसोहाइट है जिसकी वैल्यू है Pn+1। क्लियर है? और इनके बीच के जो एरिया हैं A0 है, A1 है, A2 है, इस टाइप से, और इनके बीच का एरिया जो है वो An है। तो आप कैसे निकालेंगे? पी एवरेज इक्वल टू इन दोनों के बीच का एवरेज, मतलब P0 प्लस P1 अपॉन 2 इंटू A0, इनके बीच का जो एरिया है, प्लस P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इनके बीच का जो एरिया है दैट इज़ A1। तो इस टाइप से आप ले लेते हैं डॉट डॉट प्लस, अब लास्ट वाला Pn प्लस Pn+1 डिवाइडेड बाई 2, और इनके बीच का करस्पॉन्डिंग एरिया क्या है आपका An, डिवाइडेड बाई टोटल एरिया से अगर आप कैचमेंट के डिवाइड कर देंगे तो आपको पी एवरेज मिल जाएगा। अब सपोज ऐसी कंडीशन है कि इफ़ P0 एंड Pn+1 आर नॉट गिवन। क्लियर है? अगर इनकी वैल्यू नहीं गिवन है, सिर्फ आपको P1, P2, Pn गिवन है और ये एरियाज़ गिवन है, जैसे कि पीछे डायग्राम में था, तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि P1 गिवन है और ये एरिया गिवन है, इससे पहले कोई आइसोहाइट और इसके बाद का कोई आइसोहाइट गिवन नहीं है। तो अगर इस टाइप से आते हैं कि इनके बीच के साइड्स के आइसोहाइट नहीं दिए हैं, तो आप क्या करेंगे? इनका एवरेज, स्टार्टिंग वाले का एवरेज नहीं लेंगे। जैसे कि अगर आप बात कर रहे हैं इस डायग्राम में भी देख लीजिए, अगर P0 गिवन नहीं है यानी इसकी वैल्यू कोई ज़ीरो है, दी ही नहीं है, और ये वैल्यू भी गिवन नहीं है। क्लियर है? ये दोनों ही वैल्यू गिवन नहीं है, सिर्फ P1, P2, Pn और ये करस्पॉन्डिंग साइड के एरियाज़ गिवन है। तो जो पी एवरेज आप लेते हैं वो क्या हो जाता है? डायरेक्ट आप इनका एवरेज पहले वाले का नहीं लेंगे, P1 इंटू A0 प्लस
P1 प्लस P2 अपॉन 2 इंटू A1 प्लस डॉट डॉट PN इंटू AN। क्लियर है। लास्ट वाले का आप सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए एरिया से, इनका एवरेज, जब ये वैल्यूज़ गिवन ही नहीं है तो आपको इनके एवरेज लेने की ज़रूरत नहीं है, बीच वाले का आप एवरेज ले लेंगे। P1 प्लस P2 अपॉन 2 इंटू A1, P2 प्लस P3 अपॉन 3 इंटू A2 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया ऑफ द कैचमेंट। तो इस टाइप से जो है आप एवरेज विड्थ ऑफ रेनफॉल फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। एक क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है, पहली बात तो दिस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज रेनफॉल इज सुपीरियर दैन प्रीवियस 2 मेथड्स इफ़ नंबर ऑफ स्टेशन इज लार्ज। जो भी प्रीवियस 2 मेथड्स पढ़े हैं, जो अर्थमेटिकल मीन मेथड या थिसन पॉलीगन मेथड है, उससे ज़्यादा सुपीरियर या अच्छा मेथड है ये, अगर स्टेशंस जो है नंबर ऑफ स्टेशन लार्ज हैं। दिस मेथड इज़ बेटर दैन थिसन पॉलीगन मेथड। ये थिसन पॉलीगन मेथड से बेटर मेथड है। क्यों? पहली बात तो इसमें वेटेज भी ले रहे हो, A1 अपॉन A आप यूज़ कर रहे हैं। सेकेंडली जो भी रेनफॉल है उनका भी एवरेज ले रहे हैं। क्लियर है। तो और ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आपको इस मेथड के थ्रू मिल जाती है। क्वेश्चन देख लीजिए कि एरिया बिटवीन आइसोहाइट्स आर गिवन इन टेबल बिलो, ऑब्टेन इक्विवेलेंट यूनिफॉर्म डेप्थ ऑफ रेनफॉल। आपको ये वैल्यूज़ गिवन है, ये 2 आइसोहाइट है, इनके बीच का एरिया ये गिवन है, ये 2 आइसोहाइट के बीच का एरिया ये है, इन दोनों के बीच का एरिया ये है, इन दोनों के बीच का एरिया ये गिवन है। तो इस टाइप से इनके बीच के जो एरियाज़ गिवन है, तो आपको इक्विवेलेंट यूनिफॉर्म डेप्थ या P एवरेज निकालना है। तो आप क्या करेंगे, ये P1 सपोज मान लिया, P1 प्लस P2 अपॉन 2, इन दोनों का वैल्यू, रेनफॉल वैल्यू का एवरेज इंटू इनके बीच का एरिया, यानी कि सपोज A1 लिख लीजिए, P2 प्लस P3 अपॉन 2 इंटू A2 प्लस P3 प्लस P4 अपॉन 2 इंटू A3 प्लस डॉट डॉट इस टाइप से अपॉन टोटल एरिया। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 70 प्लस 90 बाई 2 इंटू ओवरऑल एवरेज बीच का एरिया 60 प्लस 90 प्लस 100 बाई 2 इंटू 275। तो इनके बीच के साइड आप एरिया ले लेते हैं, लास्ट वाला आ जाएगा 165 प्लस 180 डिवाइडेड बाई 2, इनके बीच का एरिया है 120। क्लियर है। डिवाइडेड बाई टोटल एरिया कर दीजिए या इनका सम कर लीजिए, 60 प्लस 275 प्लस 260 प्लस डॉट डॉट प्लस 120 लास्ट के एरियाज। तो आपको जो एवरेज डेप्थ है उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो ओवरऑल वैल्यू आ जाती है 129.94 सेंटीमीटर। क्लियर है। सॉरी mm में गिवन है तो mm में आएगी। तो ये P एवरेज की वैल्यू आप इस टाइम से आइसोहाइटल मेथड की हेल्प से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इस टाइप से है कि द आइसोहाइट ड्यू टू स्टॉर्म इन अ कैचमेंट वर ड्रॉन। आइसोहाइट ड्रॉ किए, उनके करस्पॉन्डिंग एरियाज गिवन है। तो पहला आइसोहाइट आप देख रहे हैं स्टेशन से 12.0 है, फिर 12.0 से 10.0 है, फिर 10.0 से 8.0, इनके करस्पॉन्डिंग एरियाज गिवन है। तो आपको एवरेज P एवरेज फाइंड करना है। तो अब इस केस में आप देखेंगे कि आपको स्टेशन और ये वैल्यू गिवन है, यानी ये पहली वैल्यू गिवन नहीं है इससे पहले की, तो आप ये इस वैल्यू का एवरेज नहीं लेंगे, मीन्स डायरेक्टली 12 इंटू 30 लिख लेंगे। प्लस अब इन दोनों आइसोहाइट का एवरेज आप ले लेंगे 12 प्लस 10 बाई 2 इंटू एरिया आ गया 140 प्लस 10 प्लस 8 बाई 2 इंटू एवरेज जो करस्पॉन्डिंग एरिया है 80 प्लस 8 प्लस 6 बाई 2 इंटू एरिया 180 प्लस 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एरिया कितना है 20 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया से आप डिवाइड कर देंगे, मीन्स 30 प्लस 140 प्लस 80 प्लस 180 प्लस 20। तो जो P एवरेज या इक्विवेलेंट यूनिफॉर्म डेप्थ की वैल्यू आ जाएगी वो होगी 8.84 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन आता है कि आप देख रहे हो कि पहले में बस एक ही वैल्यू है, तो आप उसका एवरेज नहीं लेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी के करस्पॉन्डिंग एरियाज़ का आप एवरेज ले लेंगे। अगर लास्ट वैल्यू में भी 6.0 और ये वैल्यू नहीं गिवन होती तो आप इसका भी एवरेज नहीं लेते। क्लियर है। तो इस टाइप से आइसोहाइटल मेथड की हेल्प से भी आप एवरेज रेनफॉल फाइंड कर सकते हैं। कुछ लिमिटेशंस हैं आइसोहाइटल मेथड की कि दिस मेथड गिव्स बेटर रिजल्ट ओनली इफ स्टेशंस आर लार्ज। अगर स्टेशंस लार्ज हैं तभी ये मेथड जो है बेटर रिजल्ट दे पाता है। स्टेशंस अगर शॉर्ट या कम हैं, लेस हैं, तो उसके लिए बेटर रिजल्ट नहीं मिलते। द शेप ऑफ आइसोहाइट्स एंड इट्स वैल्यू विल चेंज विथ चेंज इन रेनफॉल पैटर्न। तो जो शेप है आइसोहाइट का वो चेंज हो जाएगा
विथ चेंज इन आइसोहाइटल या रेनफॉल पैटर्न में अगर कोई भी चेंज होता है, तो सपोज जैसे P1 की वैल्यू अगर 10 सेंटीमीटर है तो आपको ये कैचमेंट एरिया है तो इसका ये ग्राफ बन रहा है, लेकिन ज़रा सा भी चेंज किया यानी T10 की जगह आपने 11 कर दिया तो आइसोहाइट ये नहीं बनेगा, आइसोहाइट 11 सेंटीमीटर का कुछ बनेगा। क्लियर है? तो उसकी वजह से जो है चेंज हो जाता है रेनफॉल पैटर्न में, ज़रा सा भी चेंज करेंगे तो आइसोहाइट का शेप भी चेंज हो जाता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं आइसोहाइटल मेथड की। अदरवाइज आइसोहाइटल मेथड एक बेस्ट मेथड है। बाकी के दो मेथड्स को अगर आप कंपेयर करते हैं, या तो थिसन पॉलीगन मेथड या अर्थमेटिकल मीन मेथड, अगर अर्थमेटिकल मीन मेथड की बात करें तो इससे बेटर थिसन पॉलीगन है, और थिसन पॉलीगन से बेटर मेथड आपका आइसोहाइटल मेथड है। थैंक यू फ्रेंड्स।